स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज का हमारा जो न्यू पैराग्राफ है, रिवेन्यू फॉर द कंपनी। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो ब्रिटिश सरकार थी तो कंपनी के हवाले जो दीवानी थी वो कंपनी के हवाले हो गई थी, और अब भारतवर्ष के हर एक टैक्स पे, हर एक रिवेन्यू पे अब कंपनी का शासन हो चुका था। ठीक है, तो अब इसके आगे आज हम देखते हैं कि रिवेन्यू फॉर द कंपनी, जो कंपनी के लिए रिवेन्यू था, जो कर था या फिर जो आमदनी थी कंपनी की, वो कैसे आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, क्या क्या वे थे, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश शासन ने किस तरह से हम भारतवासियों के ऊपर रिवेन्यू लगाया, टैक्सेस लगाए, और कैसे उन लोगों ने अपने राजस्व को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो चलिए आगे इसको क्लियर करते हैं। आज का हमारा ये जो पैराग्राफ है इसको रिमूव करते हैं। देखिए, रिवेन्यू फॉर द कंपनी हैड बिकम द दीवान। जैसे हम लोगों ने देखा कि कंपनी अब क्या हो गई है, दीवान बन चुकी है। बट इट स्टिल सा इटसेल्फ primarily एज अ ट्रेडर। लेकिन अभी भी खुद को यह एक व्यापारी ही मानती थी, क्योंकि व्यापार तो कर ही रहे थे, भले यहाँ की दीवानी इनको हासिल हो गई थी। इंग्लैंड से व्यापार तो इनका चल ही रहा था, चीज़ों को यहाँ से खरीदते थे भारतवर्ष से और ले जा करके इंग्लैंड में बेचते थे। सस्ते दामों पे खरीदते थे, महंगे दामों पे बेचते थे। It wanted a large revenue income but was unwilling to set up as a regular system of the assessment and the collection। अगर हम बात करें, कंपनी भारी भरकम लगान चाहती थी। ठीक है, चाहती तो थी, लेकिन उसके आकलन और उनके जो वे था और उनके जो राजस्व मिल रहा था उसकी कोई नियमित व्यवस्था अभी ये नहीं कर पाए थे। ठीक है, मतलब जो भी था ये इधर से उधर से कैसे भी करके ये रिवेन्यू उनको मिल रहा है, पैसे इनके पास आ रहे हैं, लेकिन एक निश्चित तरीका नहीं था जिससे कि हम घर बैठे रहें। जैसे होता है ना कि हमने दुकान खोल दी है और उस दुकान से हमारे यहाँ कर आता रहेगा। ठीक है, जो दुकान वाला है हमने उसको भाड़े पे दे दिया है, वो आएगा मेरे घर और आके पैसा मुझे दे जाएगा। तो ऐसा भी नहीं था, इनको कंपनी को खुद व्यापार करना पड़ रहा था और खुद उससे रिवेन्यू प्राप्त करना पड़ रहा था। आगे क्या होता है, द इफोर्ट वाज टू इंक्रीज द रिवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाई फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज द पॉसिबल। इनका क्या प्रयास था, जैसे उनकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। विदिन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। ठीक है, और लगभग 5 वर्षों में, 5 साल के भीतर ही बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। ठीक है, यानी यहाँ दिया गया है कि ये जो चीज़ों को बेच रहे थे और जो खरीद रहे थे, 2 ही सालों के अंदर में जो सूती कपड़े थे और जो रेशमी कपड़े थे, हम भारतवर्ष में कम कीमत पर अच्छे से बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदते थे और ले जा करके ब्रिटिश में बेच देते थे उसको महंगों पर। तो इसका परिणाम ये हुआ कि 5 सालों के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो गया था। मतलब जो हमारे यहाँ से खरीद रहे थे पहले, वो अब 2 ही सालों में जब से उनको दीवानी मिली है तब से वो क्या हो गए हैं, 2 गुना चीज़ों को खरीद लिए हैं हमारे यहाँ से। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड इन इंडिया बाय द इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द ब्रिटेन। अगर हम 1865 के पहले की बात करें तो कंपनी हमारे यहाँ से जो भी चीज़ें खरीदती थी उसके बदले में हम लोग को सोने चांदी का आयात करती थी। ठीक है, निर्यात करती थी, कपड़ों का आयात हम लोग को सोने चांदी हमारे यहाँ क्योंकि नहीं होते थे तो उन चीज़ों को देती थी। नाउ द रिवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ द गुड फॉर द एक्सपोर्ट। लेकिन अब क्या होने लगा कि जब पहले इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी, अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। ठीक है, यानी जो इनको अब रिवेन्यू मिल रहा था, अब इनको सोने चांदी भी भारतवर्ष में नहीं दे रहे थे। मेरी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमको जाना है, हमको बनारस जाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से टिकट लेंगे, टिकट के ज़रिए अपने सामान को, टिकट का पैसा जो है वो किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। तो जो अब सरकार जो है, तो उसी तरह से जो ब्रिटेन थे, अब वो हम जो ट्रेड कर रहे हैं उससे जो टैक्स मिल रहा है ना, वो उन अंग्रेज़ों के पास ही जा रहा है। पहले तो हम बंगाल के नवाब के पास आता था,
अब वो कहाँ जा रहा है, वो अंग्रेज ऑफिसर्स के पास जा रहा है, दीवानी के में चला जा रहा है। तो अब उन्हीं पैसों से अब उनको सोने चांदी नहीं देने पड़ रहे हैं ख़रीदने के लिए, अब वो हमारे टैक्सेस से ही, हमारे रिवेन्यू से ही फिर हमारी चीज़ों को, यानी ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, हमारे पैसे उनके पास जा रहे हैं और उन्हीं के पैसे से फिर वो हमसे चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। तो ये 2 सालों में इनकी जो ख़रीदारी थी हमारे यहाँ से वो 2 गुनी हो गई थी। सोचिए, आगे देखते हैं। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. अब हम भी मान लीजिए कहीं पैसा है और वो जो खर्च करें उसमें हम ला करके पैसे को रखें नहीं, तो एक न एक दिन तो पैसा ख़त्म ही हो जाएगा। तो जल्द ही यही नौबत आ गई थी, ये हो चुका था बंगाल में कि बंगाल की अब अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत गहरे संकट में फंसती जा रही थी। आर्टिसंस वर डिसर्टिंग villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. यहाँ तक कि जो कारीगर थे गांव छोड़ कर के भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर चीज़ों को बेचना पड़ रहा था, जबरन उनसे जबरन उनसे बेचवाया जा रहा था कम चीज़ों पे। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. और जो बेचारे गरीब थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि जो कर लगाया जा रहा है ब्रिटेन के द्वारा, वो इस कंपनी के द्वारा वो उतना चुकता कर सकें। कमाई उतनी होगी नहीं तो कहाँ से टैक्स देंगे। तो अब उन चीज़ों को बेच करके वो भागने लगे। आर्टिसंस प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोड sign of the collapse. Then the 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. देखिए, कारीगर गांव छोड़ करके भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को जबरन बेचना पड़ रहा है। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पाद जो भी उनका इनकम था वो गिर रहा था। खेती भी बिल्कुल ख़राब हो रही थी, उसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो रही थी। इसी तरह से 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत को नींद सुला दिया। मतलब इतनी अकाली आ गई थी बंगाल में कि लगभग 1 करोड़ लोग उस समय मारे गए थे 1770 में। इस अकाल में लगभग 1/3 हमारी जो आबादी थी वो ख़त्म हो चुकी थी भारतवर्ष की। और ये अंग्रेज़, आगे देखते हैं। यहाँ पे फिगर बना हुआ है, एक फिगर देखते हैं इसको। देखिए, ये फिगर है। अ वीकली मार्केट इन द मुर्शिदाबाद इन बंगाल. Peasants and artisans from the rural area regularly came to these weekly market halts to sell their goods and buy what they needed. These markets were badly affected during time of the economic crisis. बंगाल का मुर्शिदाबाद स्थित एक मार्केट है। यहाँ पर बाज़ार है जिसको ग्रामीण इलाकों के जो भी किसान और कारीगर हुआ करते थे वो अपनी चीज़ों को ला करके इन मार्केट में बेचा करते थे। आर्थिक संकट के समय, जिस समय अकाल पड़ा था, इन बाज़ारों में बहुत बहुत बुरा असर पड़ा। कुछ था ही नहीं बेचारे। ये सब जब ये किसी चीज़ को बना ही नहीं पाएंगे तो बेचेंगे कहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर है, देखिए। चार्ल्स कॉर्नवालिस was the Governor General of India when the permanent settlement was introduced. जिस समय स्थायी बंदोबस्त लगाया गया, यानी स्थायी बंदोबस्त क्या है इसको मैं आप लोग को बताऊंगी। स्थायी बंदोबस्त लगाने वाले जो चार्ल्स कॉर्नवालिस हैं और ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के उस समय जिस समय स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से पढ़ना है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट पैराग्राफ कल पढ़ेंगे। बाय बच्चों।